सुप्रभात विद्यार्थियों। ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार पुनः स्वागत। मैं डॉक्टर नवल किशोर, सहायक आचार्य हिंदी, आज आपके समक्ष बीए तृतीय वर्ष की जो द्वितीय इकाई है उसके पहले कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में अध्ययन के लिए उपस्थित हूँ। विद्यार्थियों, आपने निराला जी का नाम पहले सुन रखा होगा। निराला जी छायावाद के जो 4 प्रमुख स्तंभ हैं, जिसमें जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा और चौथे स्तंभ के रूप में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का नाम आता है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कह सकते हैं कि छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभों में से एक है। यदि हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जीवन परिचय को देखें तो निराला जी का जन्म 21 फरवरी 1896 को वसंत पंचमी के दिन मेदिनीपुर, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है, वहाँ पर हुआ। जब आप केवल 3 वर्ष के थे तो छोटी सी अवस्था में इनकी माताजी का निधन हो गया और युवा अवस्था तक आते आते अर्थात 20 वर्ष की अवस्था तक आते आते आपके पिताजी का भी देहांत हो गया, निधन हो गया। इनके पिता का नाम पंडित राम सहाय तिवारी था, जो कि महिषादल में सिपाही की नौकरी करते थे। इनकी पत्नी का नाम मनोहरा देवी था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद फैली महामारी में इनकी पत्नी और इनके भाई और भाभी का भी देहांत हो गया। इस प्रकार से निराला जी अपने परिवार में केवल एक अपनी पुत्री सरोज के सहारे अकेले ही रहे। इनके जीवन का उत्तरार्ध इलाहाबाद में बीता और कह सकते हैं कि निराला जी का संपूर्ण जीवन है आर्थिक संकट में व्यतीत हुआ। आपका निधन 15 अक्टूबर 1961 को हुआ। इस प्रकार से 65 वर्ष के लगभग इनका जीवन काल रहा है। अब हम निराला जी के बारे में यदि साहित्यिक क्षेत्र में इनके पदार्पण को देखें तो हम देखते हैं कि 1918 से लगाकर 1922 तक निराला जी ने महिषादल में ही नौकरी की और उस नौकरी से ज़्यादा आय नहीं होती थी, इसलिए आपको आर्थिक रूप से भयंकर संकट का सामना करना पड़ा। 1922 और 23 के दौरान आप कोलकाता से प्रकाशित समन्वय के संपादन से जुड़े। 1923 से ही मतवाला के संपादक मंडल में इन्होंने कार्य किया। उसके पश्चात 1934 तक सुधा नामक मासिक पत्रिका से जुड़े रहे। यदि आपकी पहली रचना की बात करें तो निराला जी की पहली कविता जन्मभूमि नाम से प्रभा नामक मासिक पत्र में जून 1920 में प्रकाशित हुई या छपी। वास्तव में यह एक कविता की बजाय एक गीत ही था। इनका पहला कविता संग्रह 1923 में अनामिका नाम से प्रकाशित हुआ। आपका पहला निबंध बंग भाषा का उच्चारण नामक निबंध है, जो अक्टूबर 1920 में मासिक पत्रिका सरस्वती में प्रकाशित हुआ। यदि प्रथम रचना के रूप में देखें तो इनकी प्रथम रचना जूही की कली, जो कि 1916 में ही प्रकाशन के लिए गई, लेकिन 1922 में पहली बार प्रकाशित हुई। इस प्रकार से साहित्यिक क्षेत्र में इनका योगदान देखने के बाद हम यदि साहित्य के क्षेत्र में आपकी कृतियों की बात करें, आपके अवदान और योगदान को बात करें
तो सबसे पहले हम निराला जी के काव्य संग्रह की तरफ बढ़ते हैं। निराला जी ने अपने काव्य संग्रह के द्वारा अपनी स्वयं की संघर्ष गाथा का चित्रण तो किया ही है, उस समय की तत्कालीन परिस्थितियों का भी चित्रण उनके काव्य में मिलता है और अपने काव्य के द्वारा इन्हें पर्याप्त यश और कीर्ति भी प्राप्त हुई है। यदि हम इनके काव्य संग्रह की बात करें तो सर्वप्रथम जो काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ वो आपने अभी पढ़ा कि 1923 में अनामिका नाम से प्रकाशित हुआ। अनामिका के बाद इनका अगला काव्य संग्रह परिमल नाम से 1930 में, गीतिका 1936 में, तुलसीदास 1939 में, अणिमा 1943 में, बेला 1946 में और 1946 में ही नए पत्ते नामक काव्य संग्रह भी प्रकाशित हुआ। 1950 में अर्चना, 1953 में आराधना और 1954 में गीत कुंज नामक काव्य संग्रह प्रकाशित हुए। तो ये इनके प्रसिद्ध काव्य संग्रहों के नाम थे, जिनके कारण हिंदी साहित्यिक जगत में निराला जी का नाम आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। काव्य के साथ साथ गद्य साहित्य में भी निराला जी को पर्याप्त यश और कीर्ति प्राप्त हुई। उस क्षेत्र में भी उन्होंने अपनी लेखनी चलाई है। यदि गद्य साहित्य में बात करें तो सबसे पहले आपने उपन्यास के क्षेत्र में पर्याप्त कीर्ति प्राप्त की है और आपके प्रसिद्ध उपन्यासों में अप्सरा 1931 में, अलका 1933 में, प्रभावती 1936 में, निरुपमा 1936 में, कुल्ली भाट 1938-39 में, बिल्लेसुर बकरिया 1942 में और चोर की पकड़ 1946 में प्रकाशित हुआ। ये आपके प्रमुख उपन्यास थे। उपन्यासों के साथ यदि कहानियों की बात करें तो कुछ कहानी संग्रह भी आपके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें लिल्ली 1934 में, सखी 1935 में, सकूल की बीवी 1941 में और चतुरी चमार 1945 में प्रकाशित कहानी संग्रह हैं। कहानियों के साथ साथ निराला जी ने निबंध व आलोचना के क्षेत्र में भी अपनी लेखनी चलाई। यदि निबंध और आलोचना के ग्रंथों की तरफ ध्यान दें तो रविंद्र कविता कानन 1929 में, प्रबंध पद्म 1934 में, प्रबंध प्रतिमा 1940, चाबुक 1942 और चयन 1957 में प्रकाशित हुआ। इनके अलावा भी निराला जी ने अनेक बालोपयोगी साहित्य व अनुदित रचनाएं भी रची हैं, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है और उनके कारण भी इन्हें काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। अब यदि हम निराला जी के काव्य की काव्यगत विशेषताओं की तरफ ध्यान दें तो इनके काव्य की सबसे प्रमुख विशेषताओं में हम देखते हैं कि निराला जी का जो काव्य है उसमें यथार्थ का चित्रण है, कल्पना का सहारा कम लिया गया है। समाज या तत्कालीन समय में जो भी स्थितियां थी उनके यथार्थ का चित्रण निराला जी के साहित्य में देखने को मिलता है। एक अगली विशेषता लिखी हुई है कि निराला जी हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक थे। निराला जी ने अपने काव्य संग्रह परिमल की भूमिका में लिखा भी है कि जिस प्रकार से व्यक्ति की स्वतंत्रता आवश्यक है, उस प्रकार से साहित्य में भी
छंद के अंदर कविता को बांध नहीं सकते, काव्य की स्वतंत्रता भी आवश्यक है। इसलिए उन्होंने एक नए छंद का प्रवर्तन किया और वह मुक्त छंद के नाम से जाना गया। तो कह सकते हैं कि निराला जी हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक हैं। इसके बाद इनके साहित्य की एक और विशेषता है, वह है चित्रण कौशल। आपने जो भी काव्य रचा है, लगता है एक चित्र सा उभार दिया है और काव्य को पढ़ने पर पाठक के समक्ष पूरा का पूरा चित्र या खाका उपस्थित हो जाता है। आपके काव्य में भावावेश के साथ साथ चिंतन भी समाहित है। इसलिए कुछ लोग आपके काव्य पर दुरूहता या कठिनता का भी आरोप लगाते हैं, लेकिन काव्य प्रेमिकों और रसिकों के लिए आपका काव्य दुरूह या कठिन नहीं है। आप किसान वर्ग के प्रति भी काफ़ी संवेदनशील थे और आपका किसान बोध जो है वह आपके काव्य को छायावाद की भूमि से यथार्थवाद पर ले आया है। छायावादी भूमि से धीरे धीरे आप यथार्थ की तरफ बढ़े और किसान की संवेदनशीलता को भी आपने अपने काव्य में पूर्ण रूप से स्थान दिया है। इनके काव्य की एक और विशेषता है कि आप पर अध्यात्मवाद व रहस्यवाद का भी असर है। यह असर कई बार वास्तव में आपके काव्य को क्लिष्ट और दुरूह भी कर देता है और इसके साथ ही निराला जी शब्दों ध्वनियों से अनेक बार खिलवाड़ भी करते हैं, लेकिन इसमें उनका साहस और जो सजगता है उसके हमें दर्शन होते हैं। अर्थात शब्दों से खिलवाड़ करने का साहस तो रखते ही हैं, लेकिन साथ ही सजग रहते हैं कि इसका जो प्रयोग है वह कहीं अनुचित रूप से न हो। इसलिए अपने साहित्य को और अपनी लेखनी को प्रभावी बनाने के लिए ही उन्होंने इस प्रकार के प्रयोग किए हैं। तो कह सकते हैं कि वास्तव में ही निराला अपने समय के और छायावाद के प्रमुख कवियों में एक थे और आपने अपने साहित्य के द्वारा समाज में एक नई अलग जगाने का प्रयास किया है। निराला जी की कुछ कविताएं जो कि हमारे पाठ्यक्रम में दी गई है वे हैं जूही की कली, संध्या सुंदरी, जागो फिर एक बार, भिक्षुक और विधवा। आज हमने निराला जी के संक्षिप्त जीवन परिचय और उनके साहित्यिक योगदान के बारे में अध्ययन किया, उसके बारे में चर्चा की और विद्यार्थियों अगले कालांश में हम इनकी जो कविताएं हमारे पाठ्यक्रम में दी गई है उनके बारे में अध्ययन करेंगे और सर्वप्रथम जूही की कली से इसकी शुरुआत करेंगे। आपने आज का जो कालांश अटेंड किया, सुना, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।